हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपके सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सारे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस तारीख को नीति आयोग बना था और इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग जो बना, नीति आयोग है क्या? सबसे पहले तो आपने बताना भारत सरकार का थिंक टैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? भारत सरकार के लिए सोचने का काम करता है। मान लो भारत सरकार ने बोला एजुकेशन के लिए पॉलिसी, तो नीति आयोग ने वो पॉलिसी सोच के देनी है। इन्होंने बोला कि इस लेवल के लिए पॉलिसी, तो इन्होंने वो पॉलिसी जो है भारत सरकार को सजेस्ट करनी है। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे ना करे वो भारत सरकार की मर्जी है। तो सही मायने में नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? आपने बताना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपने बताना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत के विकास के लिए एक इंस्टीट्यूशन है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। और ये मैं आपको बता दूं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये बना था 1 जनवरी 2015। और इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था बेटा? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन बना था 1950 के अंदर। और इसका जो चेयरमैन होता है ना, वो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं बेटा। इनके चेयरमैन भारत के पीएम होते हैं, ये बात भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 1 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जीके जीएस के सभी क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। आगे क्वेश्चन पे आते हैं 2 पे। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। आपने बताना दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर लेक, ठीक है। खारे पानी की झील है और इस झील का नाम क्या है बेटा? कैस्पियन सागर लेक है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बेसिक क्या है, ये कुछ देशों में फैली हुई है, जैसे मान लो कजाकिस्तान है, ठीक है ना। अगर आप बात करें, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान है। और तुर्कमेनिस्तान के बाद में अगर आप बात करें तो अजरबैजान है, रशिया है, इनमें फैली हुई है। इसका नाम है कैस्पियन सागर लेक। दुनिया की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की है, लेकिन लेक सुपीरियर, ये फ्रेश वाटर लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी बेटा। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। और ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है बेटा, ठीक है। लेक बेकाल, ये दुनिया की डीपेस्ट लेक है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। और ये प्रशांत महासागर में है और ये रशिया में है, ठीक है। और लेक वोन कहाँ पर है बेटा? ये तुर्की के अंदर है। और अगर बात आए ना परसेंटेज ऑफ साल्ट इन वाटर, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी पानी में नमक की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है बेटा। देखो, एक तो होता है खारा पानी, एक होता है खारे पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होना। तो दुनिया में वो झील जिसमें नमक की मात्रा सबसे ज्यादा है वो है लेक वोन, और ये तुर्की के अंदर है, ठीक है। और तुर्की देश का नाम बदल के क्या किया गया है बेटा? तुर्की किया गया, तुर्की, ठीक है। तुर्की देश का नाम बदल के तुर्की किया गया है, ठीक है। तुर्की की कैपिटल है बेटा अंकारा। अंकारा यहाँ की राजधानी है। करेंसी का नाम आपने बताना बेटा लीरा। ये बातें याद रखनी है। तो जवाब आएगा इसका कैस्पियन सागर लेक। और ये खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, और भारत की सबसे बड़ी जो है साल्टिश लेक यानी साल्ट वाटर लेक, ये दोनों आपने कमेंट बॉक्स में छाप देना है। जवाब इसका क्या आएगा बेटा? 4 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉयल इज ऑल्सो नोन एज। आपने बताना है बेटा किसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहा जाता है? नीला तोता। वैसे आपने ब्लू निट्रॉयल के विट्रॉयल के बारे में पढ़ा होगा, नीला तोता, ठीक है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ गया ऑयल ऑफ विट्रॉयल को क्या कहा जाता है, तो आपने बताना सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। और इसका जवाब क्या नंबर आएगा बेटा? 2 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हर साल अक्टूबर का जो महीना आता है ना, उसका पहला संडे किस रूप में मनाया जाता है? हर साल अक्टूबर महीने का पहला सोमवार किस रूप में मनाया जाता था? आपने बताना वर्ल्ड हैबिटेट डे। हैबिटेट होता है निवास स्थान मेरे प्यारे बच्चों, हैबिटेट होता है निवास स्थान। तो क्वेश्चन आएगा हर साल अक्टूबर महीने का पहला मंडे किस रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी जैसे मान लो 2023 में हैबिटेट डे है तो वो मनाया जाएगा अक्टूबर महीने का जो पहला सोमवार, उसको जो तारीख आएगी ना उसको मनाया जाएगा। और अगर क्वेश्चन आ गया यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट एक संस्था है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट एक संस्था है और इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपने बताना बेटा नायरोबी के अंदर है। और नायरोबी राजधानी कहाँ की है? कीनिया की है।
नायरोबी राजधानी कहाँ की है? कीनिया की है। और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है बेटा? करेंसी का नाम है शीलिंग। नायरोबी कैपिटल नहीं है बेटा, नायरोबी कीनिया देश में है। कीनिया की राजधानी हाँ नायरोबी है, और करेंसी का नाम क्या बेटा? शीलिंग है। ठीक है, कंफ्यूजन होगी थोड़ी, कोई बात नहीं। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल, आपने बताना है 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है, किसके द्वारा? आपने बताना है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। और इस संस्था का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है बेटा? नायरोबी कीनिया के अंदर है। अच्छा, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है हर साल? आपने बताना वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल कब मनाया जाता है? आपने बताना है हर साल ये मनाया जाता है 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है डायबिटीज डे। और यूएनओ डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। 2023 में ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया, और आपने बताना भारत का रैंक क्या है इसमें? तो आपने बताना रैंक है भारत का 163 देशों के अंदर भारत का रैंक है 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, भारत का रैंक है 126। और अगर क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी अगर बात है पत्रकारिता के अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, ये भारत का रैंक है 161। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वो देश बता दीजिए जिसको थंडर ड्रैगन कहा जाता है, या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, आसमानी बिजली का देश कहा जाता है। तो आपने बताना है बेटा भूटान। अगर क्वेश्चन आ गया जिसको हाल ही में रूबेला वायरस फ्री घोषित किया गया है, भूटान देश को हाल ही में WHO के द्वारा रूबेला वायरस फ्री घोषित किया गया है। ठीक है, और थंडर ड्रैगन कहा जाता है, इसको आसमानी बिजली का देश कहा जाता है, और इसका जवाब आएगा भूटान। और अगर क्वेश्चन आ गया सिटी ऑफ थंडरबोल्ट, भारत में किस शहर को सिटी ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, यानी आसमानी बिजली का शहर? तो ये कहा जाता है थंडरबोल्ट, ये कहा जाता है बेटा दार्जिलिंग को, ये कहा जाता है दार्जिलिंग को। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ पर है बेटा? वेस्ट बंगाल में है। जवाब इसका भूटान आएगा। अगर क्वेश्चन आ गया सिटी ऑफ थंडरबोल्ट बोल्ट, तो आपने बताना है दार्जिलिंग। और अगर क्वेश्चन आ गया कि कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, फिर आपने भूटान बताना है। और अगर यहाँ पर भूटान ना होकर शहरों का ऑप्शन होता ना, फिर आप दार्जिलिंग लगाते, और जवाब आएगा भूटान। और भूटान की राजधानी का नाम क्या बेटा? थिम्पू है। भूटान की राजधानी का नाम क्या है बेटा? थिम्पू है। और करेंसी का नाम क्या है? तो आपने बताना नगुल्टम है। नगुल्टम यहाँ की करेंसी का नाम है बेटा, याद रखोगे, जवाब आएगा 1 नंबर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप सभी जानते हैं, यूएनओ के 6 ऑर्गन हैं। यूएनओ के टोटल 6 ऑर्गन हैं, और 6 ऑर्गन में एक है बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, और ये यूएनओ का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। और ये कहाँ पर बेटा? द हेग के अंदर है। और इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, इसलिए टोटल 15 जजेस होते हैं। और कितने साल के लिए? 9 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं बेटा। एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। और अपॉइंट कौन करता है? तो आपने बताना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 2 ऑर्गन है यूएनओ के, इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। तो जवाब आएगा द हेग। और द हेग को बोला जाता है पीस प्लेस, द हेग को बोला जाता है पीस प्लेस। और द हेग कहाँ पर है बेटा? नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, द हेग कहाँ पर है बेटा? नीदरलैंड के अंदर है। और नीदरलैंड देश की राजधानी का नाम एम्स्टर्डम है। ठीक है, और करेंसी का नाम आपने बताना यूरो है। नीदरलैंड देश की कैपिटल का नाम एम्स्टर्डम, करेंसी का नाम यूरो। यहाँ पर एक शहर है द हेग, द हेग को बोला जाता है बेटा पीस प्लेस। और यहाँ पर हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अगर क्वेश्चन आ गया इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जस्टिस डे या इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो आपने बताना 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखोगे। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सबसे छोटा तो गोवा है, भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट तो गोवा है। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गोवा के बाद किसका नंबर आता है? गोवा से थोड़ा सा बड़ा, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट आपने बताना सिक्किम। अगर क्वेश्चन आ गया स्मॉलेस्ट, फिर तो बताना गोवा, गलती मत करना इस क्वेश्चन में। कैबरे एग्जामिनर पूछ लेता सेकंड स्मॉलेस्ट, और बच्चा क्वेश्चन पूरा पढ़ता ही नहीं और क्या लगा देता है गोवा, तो वहां पर उसकी गलती हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे में इसका जो जवाब क्या आएगा बेटा? 3 नंबर आएगा सिक्किम। और सबसे छोटा फिर गोवा बताओगे आप। और सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? तो आपने बताना है राजस्थान। भारत में एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान, फिर है बेटा मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना। और अगर जनसंख्या में सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? उत्तर प्रदेश की है। और शहर में जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? मुंबई की है। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखोगे। और सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है वो आपका सिक्किम है बेटा। सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट सिक्किम, सबसे छोटा स्टेट गोवा, दूसरा सबसे छोटा सिक्किम। ये सारी बातें याद रखोगे। आगे बढ़ो,
कुंडनकुलम प्रोजेक्ट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है बेटा, कुंडनकुलम। और मेरी बात सुनिए ध्यान से, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है ना, सॉरी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्वेश्चन आएगा सबसे पहले। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनती है ना, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है। और सबसे पहला तारापुर, और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र में है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो आपने बताना कुंडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है, कुंडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, कॉफी प्रोडक्शन में भारत का टॉप स्टेट। अगर क्वेश्चन आ गया भारत में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो आपने जवाब लगाना कर्नाटका। आगे बढ़िए, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जैसे मान लो भारत की जनसंख्या दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, और डेमोग्राफी होती है जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है। डेमोग्राफी होती है जनसंख्या का मतलब स्टडी, जनसंख्या का अध्ययन। और डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जितनी जनसंख्या है उसका फायदा कैसे उठाया जाए। कि किसी भी देश में मान लो 100 करोड़ लोग हैं, अब 100 करोड़ को कुछ आता ही नहीं मान लो, ठीक है ना, तो वो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, लाभ भी। आप जनसंख्या से लाभ कैसे कमा सकते हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इन 100 लोग हैं, अगर 100 को कोई काम नहीं सिखाएंगे तो वो बेले बैठे रहेंगे, और ऐसे में डिविडेंड लेना है तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, काम सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो काम सीख के अपना काम करेंगे और देश के लिए विकास करेंगे। तो काम सीखने को बोला जाता है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो आपने बताना है, इसका जवाब आएगा प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है जनसंख्या को काम सिखाओ और उनसे फायदा लो, ठीक है। और अगर जनसंख्या को फ्री बिठा दिया तो वो जनसंख्या किसी देश के लिए नुकसान बन जाती है, और अगर उनको काम सिखा दिया वही जनसंख्या किसी देश का विकास कर देती है, जैसे चाइना में हो रहा है बेटा, ठीक है। तो जवाब इसका क्या नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा। इसलिए भारत सरकार अलग अलग पॉलिसियां लॉन्च कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल होता है नया कौशल का, नया काम सीखना, ठीक है। तो जवाब आएगा इसका 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अली ए लिगांग एक फेस्टिवल है बेटा, स्प्रिंग फेस्टिवल है, बसंत ऋतु का फेस्टिवल है। अली ए लिगांग बड़ा फेमस है, और ये कहाँ मनाया जाता है, तो आपने बताना असम में मनाया जाता है बेटा। क्वेश्चन आएगा, अली ए लिगांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता था, असम में मनाया जाता है बेटा, बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। और खर्ची पूजा पूछ ले आपने, खर्ची पूजा पूछ ले तो आपने बताना है त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी क्या है और इसको किसने बनाया था। 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, क्योंकि चोरा चोरी की घटना हो गई थी 1922 के अंदर, हिंसक घटना थी। गांधी जी बड़े परेशान हुए, दुखी हुए, और उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ऐसे में 1923 के अंदर एक पार्टी बनी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी को बनाने वाले 2 नेता थे, एक का नाम था चित्तरंजन दास सीआर दास, और एक का नाम था मोतीलाल नेहरू, ठीक है। एक का नाम था सीआर दास, एक का नाम था मोतीलाल नेहरू। ये पार्टी कब बनी, 1923 के अंदर बनी, ठीक है। ये पार्टी 1923 में बनी, और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है बेटा, सीआर दास को देश बंधु कहा जाता है, ये याद रखोगे आप। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। जवाब क्या आएगा बेटा, 3 नंबर आएगा। आगे बढ़िए, खिलाफत मूवमेंट क्या थी। सन 1919 के अंदर वर्ल्ड वाइड मुसलमानों के द्वारा एक मूवमेंट चलेगी, और भारत में भी ये मूवमेंट चली, खिलाफत। खिलाफत होता है किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट क्या थी, तुर्की के अंदर जो खलीफा यानी इस्लाम धर्म के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, खलीफा, ठीक है। खलीफा जो कौन होते हैं बेटा, सक्सेसर हैं किसके, जो मोहम्मद साहिब है ना, मुसलमानों में जो पैगंबर मोहम्मद साहिब है, जो सबसे बड़े गुरु जिन्होंने फाउंड किया इस्लाम धर्म को, इनके बाद जो इनके सक्सेसर जो इनकी गद्दी पे बैठे वो सारे खलीफा कहलाए। और इस खलीफा की पोस्ट को खत्म किया जा रहा था, इसके लिए एक आवाज उठी जिसको खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, और ये तुर्की के अंदर इस पोस्ट को खत्म किया जा रहा था। और फाइनली 1924 के अंदर जो खलीफा की पोस्ट को खत्म किया गया, और इसका जवाब आएगा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की बेटा, और जवाब आएगा इसका 4 नंबर। तुर्की के अंदर जो खलीफा की पोस्ट को खत्म किया जा रहा था, इसलिए मुसलमानों ने वर्ल्ड वाइड ये एक प्रकार का आंदोलन किया, खिलाफत दिखाई। और भारत में भी ये हुआ बेटा, खिलाफत 1919 में चला। और अगर क्वेश्चन है इसमें महात्मा गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, तो जवाब इसका क्या आएगा बेटा, 4 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जान लेते हैं। सबसे पहला भगत सिंह, भगत सिंह की बात हो रही है तो भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली बॉम्ब थ्रो, बिल्कुल ठीक है बेटा। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त,
इन्होंने दिल्ली में असेंबली में बॉम्ब फेंका था, मकसद था अंग्रेजी सरकार को चेताना। 1929 की बात है बेटा ये, ठीक है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, बिल्कुल ठीक है। काकोरी ट्रेन लूटी थी इन्होंने, और ये मतलब इसको अब नाम बदल दिया गया, काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है ना, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और ये घटना 9 अगस्त 1925 को घटी, 9 अगस्त 1925 को घटी बेटा। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी चंद्रशेखर आजाद, नहीं ये गलत है। देखो चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में भाग नहीं लिया था। इनमें अगर आप बात करें रास बिहारी बोस वगैरह कई लोग थे, और इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में बॉम्ब फेंका था बेटा, ठीक है। आप सभी जानते हैं 1911 में लास्ट में राजधानी ट्रांसफर की गई कलकत्ता से दिल्ली, और लॉर्ड हार्डिंग हाथी पे बैठ के आ रहा था बेटा, और उस दौरान जो है ना एक बॉम्ब बनाया गया, और 1912 के अंदर वो बॉम्ब किस पे फेंक दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग पे फेंक दिया गया, उसके हाथी पे फेंक दिया गया। हालांकि वो बदकिस्मत से बच गया था, ठीक है, और रास बिहारी बोस ने ये बॉम्ब फेंका था, तो यानी ये गलत है। इसका जवाब आएगा चंद्रशेखर आजाद नहीं आएगा। मास्टर सूर्य सेन, आप सभी जानते हैं इसको मास्टरदा भी कहते हैं सूर्य सेन को। और चिटागोंग आर्मरी रेड, यानी चिटागोंग आज के टाइम में बांग्लादेश में, उस समय वेस्ट बंगाल में था या बंगाल में था। 1930 को चिटागोंग जो शस्त्रागार लूटा गया था, यानी जो आर्मरी होता है जहां पर हथियार रखे जाते हैं, उसको लूटा गया था। तो चिटागोंग आर्मरी रेड को अंजाम किसने दिया था, सूर्य सेन ने दिया था। तो यानी इसका 3 नंबर गलत है, बाकी सारे सही है। ये छोटी छोटी बातें आप करो अच्छे से, एग्जाम आपका पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने फास्ट होता है व्रत रखना, ठीक है, मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। और ये किस इंसिडेंट के बाद में इन्होंने अपना फास्ट जो था उसको खत्म किया, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध हुआ था, तो साइमन कमीशन के आने से गांधी जी व्रत क्यों तोड़ेंगे, तो ये गलत है। 1928 में आया था, इसका कोई संबंध नहीं है गांधी जी से। गांधी रिविन पैक्ट, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी। 5 मार्च 1931 को गांधी रिविन का समझौता हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद पूना पैक्ट, बिल्कुल ठीक है। 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के बीच में, और इसके बाद गांधी जी ने अपना मरणव्रत जो था वो तोड़ दिया था, और मतलब खाना खा लिया था। जवाब इसका क्या आएगा, आपने बताना है पूना पैक्ट आएगा। आगे बढ़िए, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई, तो आपने बताना है वो पावर आ गई बेटा ब्रिटिश मोनार्क के हाथ में। उससे पहले किसके हाथ में थी, उससे पहले थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। Who was the supreme body in the Britain at the time of commencement of the Government of India Act 1858। 1857 की क्रांति के बाद में जब पावर ट्रांसफर हुई किसके हाथ में, मोनार्क के हाथ में, यानी वहां की रानी के हाथ में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया 1858। और आपने बताना है दैट टाइम ब्रिटेन में सुप्रीम जो बॉडी कौन सी थी, तो आपने बताना है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। मोनार्क उसमें विक्टोरिया थी बेटा, मोनार्क यानी रानी कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। और उसमें अगर आप बात करें सुप्रीम बॉडी, तो आपने बताना है ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूजन करेंगे, और बच्चा क्या लगा के आएगा, क्वीन विक्टोरिया। नहीं, सुप्रीम बॉडी लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी, ब्रिटिश पार्लियामेंट है। और वाकई अगर बात करें मोनार्क वहां की क्वीन विक्टोरिया थी बेटा उसमें। आगे बढ़ते हैं। अभी वहां का राजकुमार चार्ल्स थर्ड है बेटा, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द कमेंसमेंट, यानी लागू होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब लागू हुआ, उस समय तक क्या था बेटा, 1857 तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है। और ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर वाइसराय ऑफ द स्टेट या वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहला वाइसराय कौन बना, आपने बताना लॉर्ड कैनिंग। ये कौन बना बेटा, लॉर्ड कैनिंग बना। और इसका जवाब क्या नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। आगे बढ़ो। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। मेरा मकसद है कि मैं हर आंखों का जो आंसू है उसको साफ कर सकूं, उसके लिए मैं मतलब काम कर सकूं, और किसी की आंख में आंसू ना आए ऐसा मैं काम कर सकूं। और ये बात किसने कही थी बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो इसका जवाब क्या नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सारे। इनमें से बताइए कौन सा करेक्टली मैच है या नहीं है। स्पीड से चलते जा रहे हैं और अच्छे से हर क्वेश्चन पे आप जाइए। पैट्रियट ऑफ इंडिया यानी पैरेट ऑफ इंडिया, सॉरी, भारत का हिंदुस्तान का तोता, ये तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है।
स्कॉर्ज ऑफ गॉड बेटा, स्कॉर्ज होता है दुखों का कारण, ठीक है, स्कॉर्ज होता है दुखों का कारण या किसी भी इंसान के लिए ट्रबल का कारण। तो आपको पता है गेंगिस खान, चंगेज खान, ठीक है ना, ये क्या तीमुजिन भी कहा जाता है, इसका नाम तीमुजिन भी था, मंगोलिया का शासक था और इसने अपने पूरे जीवन में मारकाटी तो करी है। तो स्कॉर्ज ऑफ गॉड यानी ये एक दुखों का कारण ही बना है सभी के लिए, इवन कि भगवान के लिए भी, तो ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, अरे भारत के आयरन मैन को ही स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है और ये बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और मेकियावली ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका नाम है बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है बेटा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब खान अब्दुल गफ्फार खान, तो आपने बताना बेटा, इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी, इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। उसके अलावा 1987 के अंदर ये पहले विदेशी थे जिनको मिला भारत रत्न, ठीक है, पाकिस्तान से थे बेटा ये, 1987 में इनको मिला भारत रत्न, पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला और इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी 4 नंबर इसका क्या है बेटा, करेक्टली मैच नहीं है। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, नेक्स्ट भी आ गया, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देख लेते हैं। एबोलिशन ऑफ सती, भारत में पहले एक प्रथा चलती थी कि किसी पति की डेथ हो जाती थी, पत्नी को साथ में जलना पड़ता था, ये था सती सिस्टम, गुप्ता एरा से शुरू हुआ था। इसको खत्म कब किया गया, तो आपने बताना 1829 में खत्म हुआ, इसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और ये एक्ट कब पास हुआ, 1829, किसके द्वारा पास करवाया गया, उस समय भारत के जो, अगर बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थे बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्होंने एक्ट पास करवाया था, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी होते गुलाम, दास प्रथा, घर में लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, काम करवाया जाता था पूरी जिंदगी उनसे। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 में हुई बेटा। अगर क्वेश्चन आ गया दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो आपने बताना बेटा 1843 में हुआ, और उसमें कौन था बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1843 के अंदर लॉर्ड एलनबर्ग, इनका नाम था लॉर्ड एलनबर्ग बेटा। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है, भारत की पहली, लॉर्ड डलहौजी जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, 1853 के अंदर 16 अप्रैल का दिन था, ठीक है, और भारत की पहली ट्रेन चली बॉम्बे टू थाने बेटा, भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे टू थाने चली, THANE थाने, और ये महाराष्ट्र में 34 किलोमीटर का ट्रैक था, 34 किलोमीटर का। लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है, तो यानी ये बिल्कुल क्या है बेटा, गलत है। और स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चला, और दैट टाइम भारत के, अगर बात करें वाइसराय कौन थे, तो आपने बताना लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये बिल्कुल सही है, इसका जवाब 3 नंबर आएगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले बटलर कमीशन, मेरे प्यारे बच्चों, बटलर कमीशन 1927 में आया, और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था भी भारत में किसकी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और कौन थे भारत में, ब्रिटिश के अलावा और भारत में थी बेटा रियासतें, ठीक है, देशी रियासतें, राजा वगैरह राज करते थे, इनके बीच में रिलेशन कैसे हैं, भारत में ब्रिटिश और जो राजा रजवाड़े हैं उनके बीच में रिलेशन किसके हैं, रिलेशन कितने का है, कितने अच्छे इनके संबंध है, या क्या इनके रिलेशंस है, किसके साथ अच्छे हैं किसके साथ नहीं हैं, इसको स्टडी करने के लिए बटलर कमीशन बना था 1927 के अंदर, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, इस रिपोर्ट को डिजाइन किया था मोतीलाल नेहरू ने बेटा, ठीक है ना, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई बेटा, और नेहरू रिपोर्ट का जवाब देने के लिए 14 सूत्रीय पॉइंट, 14 मतलब पॉइंट्स गिनवाए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अंदर, और बाद में इनमें क्या बताया गया भी हिंदू कैसे काम करते हैं, ब्रिटिश सरकार के हिंदुओं से क्या संबंध है, और कैसे मुसलमानों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से बाद में आगे चलकर पाकिस्तान की डिमांड इन्हीं के आधार पर की गई बेटा, ठीक है। और उसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट आप सभी जानते हैं, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले रहे थे, उसमें भारत के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, और गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को दिल्ली के अंदर एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, तो ये 1931 में हुआ, 30 में नहीं हुआ, और जवाब इसका क्या आएगा बेटा, 4 नंबर आएगा। आगे बढ़ो, आपने बताना है मुअज्जम औरंगजेब का बेटा था, औरंगजेब जिसने शासन किया लगभग 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, ठीक है, औरंगजेब ने,
और 1707 में औरंगजेब मर गया। इसके मरने के बाद इसका बेटा मुअज्जम वो बना राजा, और मुअज्जम राजा बना, इसको बोला जाता है शाह बेखबर। एक तो उम्र ज्यादा थी, एक तो उम्र ज्यादा थी, नंबर 2 बात, इसको बाहर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ये जनता में जाता ही नहीं था, तो इसको शाह बेखबर कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ गया मुअज्जम को शाह बेखबर किसने कहा, तो उसमें हिस्टोरियन था काफी खान बेटा। काफी खान के नाम से एक हिस्टोरियन थे, और उन्होंने मुअज्जम जो औरंगजेब का बेटा था 1707 में मुगल डायनेस्टी का नेक्स्ट सुल्तान बना, ठीक है, तो इसको शाही बेखबर कहा कि इसको बाहर की कोई खबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, सबसे पहले इन्होंने गीता रहस्य लिखा, बिल्कुल ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक एक किताब लिखी। उसके बाद में गणपति फेस्टिवल शुरू किया 1893 के अंदर, और शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया 1895 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक न्यूज़पेपर छापा जिसका एक का नाम था, अगर आप बात करें केसरी, केसरी न्यूज़पेपर मराठी भाषा में था, और मराठी जो मराठा न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश भाषा में था बेटा, ठीक है। और इस केसरी किस भाषा में था, मराठी भाषा में था, या इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका जवाब 3 नंबर गलत है। ही स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916, बिल्कुल ठीक है बेटा, तो यानी इसका जवाब 3 नंबर आप बिल्कुल सही टिक करेंगे। केसरी न्यूज़पेपर मराठी भाषा का था, तो ये 3 नंबर बिल्कुल क्या है बेटा, गलत है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही क्लास में 3 क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुस्लिम लीग। आप सभी जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर ढाका में हुई, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश बाय द नवाब सलीमुल्लाह, बिल्कुल ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर इसकी स्थापना करी। इट वॉज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता, नहीं, इसकी स्थापना हुई थी ढाका के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में था, लेकिन इसकी स्थापना ढाका में हुई। और ये लीग सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रहे थे, बंटवारा ही चाहिए था इनको तो। और द लीग अपोज्ड द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट का ये क्या कर रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे, तो यानी इसका जवाब क्या नंबर आएगा, आपने बताना है, 2 नंबर इसका जवाब आएगा। तांत्या टोपे के बारे में बताओ, 1857 की क्रांति में क्या रोल था। देखो पहली बात तो 1857 की क्रांति का लास्ट मार्टायर, सबसे आखिरी शहीद तांत्या टोपे था बेटा, बहुत अच्छा कमांडर था। सबसे पहली बात, ये चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ द नाना साहेब, यानी नाना साहेब का सेनापति था। नाना साहेब जिनको दोदू पंत भी कहा जाता है, इनको दोदू पंत भी कहा जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कानपुर के पास बीरुत नामक स्थान पे रहते थे बेटा, ठीक है ना, यानी कानपुर के पास बीरुट नामक स्थान पे रहते थे। ही ऑर्गेनाइज्ड भील ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भील को इकट्ठा किया ब्रिटिश के खिलाफ, ये भी ठीक है, तो यानी दोनों ही ठीक है, तो जवाब क्या नंबर आएगा, 1 और 2 बेटा, सही है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपने बताना लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़िए। सर ह्यूज रोज ने किसके बारे में कहा था, द बेस्ट एंड ब्रेव मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल, यानी 1857 की क्रांति में सबसे बढ़िया और सबसे जो बहादुर मिलिट्री लीडर कौन है, ये किसके बारे में कहा था सर ह्यूज रोज ने। सर ह्यूज रोज एक मिलिट्री कमांडर था ब्रिटिश का, और इसका सामना हुआ था रानी लक्ष्मीबाई से। और लक्ष्मीबाई को जैसे शहीद होगी लक्ष्मीबाई, इसने एक बात कही थी कि चलो युद्ध में हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर बात करें इस रेबल की, इस विद्रोह की बात करें, तो सबसे बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री जो लीडर है वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और इनका जो समाधि बनी हुई है वो ग्वालियर में बेटा, इनकी शहीदी ग्वालियर में हुई थी, और इनकी समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर। और इन्होंने कहाँ से रिवोल्ट किया था, झांसी से, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सत्यशोधक समाज, पहली बात, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी। किसके द्वारा करी गई, तो आपने बताना स्थापना करी गई महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या था, गुलामगिरी। और ये डिप्रेस्ड जो क्लास है सोसाइटी की, यानी ये जो दलित लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम किया करते थे। तो सत्यशोधक समाज किसके द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर है बेटा, फर्स्ट वीमेन टीचर, भारत की पहली महिला टीचर ये कौन है, सावित्रीबाई फुले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा आर्टिकल भारत में डील करता है पार्लियामेंट की फॉर्मेशन से, तो आपने बताना है आर्टिकल 79। पार्लियामेंट की फॉर्मेशन से कौन सा आर्टिकल, 79। आगे बढ़ते हैं।
ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन यानी लोकसभा राज्यसभा का कब होता है? जब दोनों में विवाद हो, ठीक है। ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का विवाद के टाइम ही होता है बेटा। और ये आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत इसको कॉल कौन करता है? इसको कॉल करता है प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को कॉल कौन करता है? प्रेसिडेंट। और इसको प्रेसिडाइड कौन करता है? इसको प्रेसिडाइड करता है लोकसभा स्पीकर। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंदर? 108 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैक्ड इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट? किसको पार्लियामेंट में इम्पीच नहीं किया जा सकता, उसको उसकी पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता पार्लियामेंट में, मतलब इम्पीचमेंट लाकर? तो इसका जवाब आएगा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल को हटाया जा सकता है, और सॉरी ऑडिटर जनरल को हटाया जा सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं हटाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का एडवोकेट होता है, कानूनी सलाहकार होता है ना, चीफ लॉ ऑफिसर होता है। और ये आर्टिकल 76 में अपॉइंट किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल दोनों जो सदन है उसकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है बेटा, ठीक है। चलो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैंने आपको बताया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बना था। जवाब आएगा क्या नंबर बेटा? 2 नंबर। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है इस्टेब्लिश कब हुआ, नंबर 2 लिखना है इसका चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन कौन है। नंबर 3 लिखना है बेटा ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, नंबर 3 लिखना है ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। और नंबर 4 लिखना है बेटा एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल किस लिए काम करता है। और उसके अलावा लिखना है बेटा आपने कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक्ट कौन सा था, ये आपने लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? देखो कारगिल वॉर हुआ, उसमें इंडियन आर्मी ने तो चलाया ऑपरेशन विजय, इंडियन आर्मी ने चलाया ऑपरेशन विजय, लेकिन यहां पर पूछ रहा है ऑपरेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी इंडियन आर्मी की सहायता के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल वॉर के अंदर एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। बच्चा ऑपरेशन विजय लगाएगा, लेकिन नहीं, इंडियन आर्मी पूछता फिर ऑपरेशन विजय, इंडियन एयरफोर्स पूछा तो ऑपरेशन सफेद सागर। आगे बढ़ते हैं। एक आर्मी के पर्सन को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड भारत में परमवीर चक्र। एक आर्मी के ऑफिसर को यानी युद्ध टाइम, तो अगर बात करें बहादुरी और अदम्य साहस दिखाने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है परमवीर चक्र। तो एक शौर्य का सबसे बड़ा अवार्ड है बेटा भारत का, और इसका नाम है परमवीर चक्र। आज तक 21 लोगों को दिया जा चुका है, और सबसे पहला मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, सबसे पहला मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया सबसे पहला परमवीर चक्र किसको मिला, सोमनाथ शर्मा को मिला। और हाल ही में जो 21 परमवीर चक्र मिले हैं उनके नाम पर आइलैंड्स के नाम किए गए हैं। कहां पर बेटा? अंडमान निकोबार के अंदर। अंडमान निकोबार के में बहुत सारे आइलैंड खाली पड़े हैं, और ऐसे में 21 आइलैंड्स के नाम परमवीर चक्र के जो रिसिपिएंट है उनके नाम पे किया गया बेटा, ठीक है। अर्जुन अवार्ड खेलों में दिया जाता है, और ये अवार्ड 1961 से दिया जाना शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, अच्छा, व्हाट इज द डायलेक्ट स्पोकन बाय द पीपल ऑफ कारगिल? कारगिल है, या वहां पर अगर बात करते हैं लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? कारगिल, उसके अलावा आपको पता है बैल्टिक रीजन है वो, और लद्दाख वाला रीजन है, उसके अलावा तिब्बतियन प्रभाव है वहां पे। तो आपने बताना है वहां पर लोगों के द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है। आपने लैंग्वेज बताना है बेटा बाल्टी पुर्गी, बेटा बाल्टी पुर्गी लैंग्वेज लद्दाख, उसके अलावा कारगिल रीजन, बाल्टिक रीजन में बोले जाने वाली भाषा है। और जवाब इसका क्या आएगा बेटा? 1 नंबर आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमंस? हमें सूरज का कौन सा भाग दिखाई देता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपने बताना बेटा फोटोस्फीयर। हमें सूरज जो दिखता है ना उसका कौन सा भाग दिखाई देता है? आपने बताना है फोटोस्फीयर दिखाई देता है। उसके बाद में अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो आपने बताना बेटा जुपिटर, बृहस्पति ग्रह सोलर प्लेनेट का, सोलर जो सिस्टम है सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर बेटा। सबसे ज्यादा जो अगर बात करें तो सैटेलाइट भी इसी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम टेक्स द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन? ये सूरज है और बहुत सारे ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। आपने बताना कौन सा ग्रह
सूरज के चारों तरफ चक्कर सबसे कम टाइम में लगाता है? आपने बताना बेटा ये लगाता है मरकरी, बुध ग्रह, ठीक है, लगभग 88 दिनों में लगा लेता है। आपने बताना है वो ग्रह जो सूरज के चारों तरफ सबसे कम टाइम में चक्कर पूरा करता है, वो मरकरी है, बुध ग्रह बेटा। वैसे भी सबसे छोटा प्लेनेट है और वैसे भी सबसे कम टाइम में चक्कर लगाता है बेटा, ठीक है। जवाब आएगा 3 नंबर। इंदिरा सागर डैम काफी चर्चा में रहता है, चर्चा में क्यों रहता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात नर्मदा रिवर पे है, दूसरी बात मध्य प्रदेश में है, इसलिए तो चर्चा में नहीं रह सकता। चर्चा में इसलिए है भारत का लार्जेस्ट डैम है बेटा, भारत का लार्जेस्ट डैम है। आप बोलोगे सर ये लार्जेस्ट डैम कैसे हुआ? सुनो, अगर क्वेश्चन आ गया भारत का लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्टोर किया जाता है रिजर्वियर के अंदर। रिजर्वियर क्या होता है? जैसे मान लो ये नदी बह रही है बेटा, ठीक है, नदी बह रही है, यहाँ पर डैम बनाया गया। डैम बनाने से पहले इसके पीछे क्या बनाया जाए? तालाब बनाया जाता है, एक रिजर्वियर बनाया जाता है जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज इन इट्स रिजर्वियर के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इंदिरा सागर डैम है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पे है। जवाब क्या नंबर आएगा? 3 नंबर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे इसका जवाब गलत लगाए जाते हैं बेटा। आगे बात करते हैं, कृष्णा राजा सागर डैम कहां पर लोकेटेड है? कर्नाटका में है। और कृष्णा राजा सागर डैम किस रिवर पे है? इसका जवाब आएगा कावेरी रिवर पे है। कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका में है और जिस नदी पे, नदी का नाम क्या है बेटा? कावेरी रिवर है। चलो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।